Hello and welcome to this video. This is going to be actually the last part of chemistry class 9 chapter 2. Actually, in the last video I said the same thing, that this is going to be the last part of our video, but again the time ran out and we had to stop the video. Still some concepts left, so today's video is not going to be that long. It might take 20 or some 30 minutes, but this is going to be the ultimate chapter of second ultimate part of the second chapter, and teaching in a very simple way and explaining each and everything in simple manner actually takes time. So you have to give you time, and once you have completed all the parts of this particular chapter in a manner that I have taught and I have explained, I don't think that you're going to need any other videos on the same topic. So it's going to be sufficient. Yes, it's right that you need to do questions, you need to do MCQs that are actually other aspects of understanding this chapter. But for the purpose of theory, for the purpose of explanation and concepts, I think these videos are going to be enough. So you don't need to watch other videos after you have completed watching these videos. So hi and welcome to this video. आज की वीडियो में हम सम अप कर देंगे, मतलब we're not going to study something new. It's much like a kind of a summary video. So this is going to help you find some major topics, like you can see the flow chart on the screen and other thing. So चलिए आज शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने देखा था कि मैटर, चैप्टर 1 में हमने सिर्फ मैटर के बारे में ही पढ़ा था. हमने देखा था कि उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफाइन किया जाता है. ठीक, तो मैटर के 3 स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अब इनको हम 2 पार्ट में मोटा मोटी डिवाइड किए. एक प्योर सब्सटेंस था और एक मिक्सचर्स थे. ठीक, मिक्सचर में हमने देखा क्या था कि इनके कॉम्पोजिशन या जो प्रोपोर्शन होते हैं वो फिक्स नहीं होते, कितना भी मिला हुआ बस. ठीक, वही प्योर सब्सटेंस में हमने देखा था कि नहीं, इसके कंपोजिशन, इसके प्रोपोर्शन जो है सब्सटेंस के वो फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, और ये ऐसे सिंपली जस्ट मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं. ठीक है, तो इनके बीच में ये डिफरेंस था. ये प्योर सब्सटेंस हो गया, ये मिक्सचर हो गया. मिक्सचर हमने देखा था हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर था और हीटरोजीनियस मिक्सचर था. होमोजीनियस मिक्सचर वैसा था जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, पूरे में एक जैसा है. ठीक, और हीटरोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, मतलब कि उनका कॉम्पोजिशन अलग अलग है. ठीक, क्या है ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड. इसका एग्जांपल था शुगर इन वाटर, यानी कि चीनी पानी में घुला हुआ, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल. ये सब ऐसे हैं कि जब एक बार ये मिल जाएंगे तो आप उसको कहीं से भी उठाओ तो वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, सेम कैरेक्टर शो करेंगे. ठीक है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बोला जाता है. वहीं नॉन यूनिफॉर्म में कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है, कहीं कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा कहीं कॉम्पोजिशन बहुत कम है, इसीलिए इनको हम नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बोलते हैं. जैसे सैंड एंड सॉल्ट अच्छे से नहीं मिलेगा, कहीं पे सॉल्ट ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे नहीं भी होगा, कहीं पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही होगा. शुगर एंड सॉल्ट, वाटर एंड ऑयल एक्सेट्रा. ठीक है, इस तरह प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक, एलिमेंट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंसेज. ये सिंपल सब्सटेंस में कम एलिमेंट को नहीं तोड़ा जा सकता है. ठीक, कंपाउंड की बात है कि हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, इनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है. कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस. एलिमेंट को तो आप सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हो. बट इसके लिए आपको फिजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि कोई केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवाने होंगे, तब जाकर के ये सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा. इसका एग्जांपल जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एक्सेट्रा, ये सब एलिमेंट की एग्जांपल है. भाई कंपाउंड में हमारा हो गया वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का है, मीथेन, CH4, शुगर सुक्रोज, ग्लूकोज, सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड. तो ये सब हमारे कंपाउंड है. कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है. ठीक है, ये सब चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, PDF में आपको मिल जाएगा. ठीक है, कुछ एक और चीज़ पढ़ते हैं, मतलब उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया हुआ है जो ऊपर हमने देखा है विद एग्जाम्पल. ठीक, मैटर देखा था हमने, जैसे क्लॉथ्स हो गया, एयर, पेट्रोल, वूल एक्सेट्रा, ये सब मैटर का एग्जांपल है. अब मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस. ठीक है, मिक्सचर हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर हमने ऑलरेडी देख लिया अभी तुरंत. प्योर सब्सटेंस में जैसे कॉपर हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया एक्सेट्रा, ये सब प्योर सब्सटेंस में आते हैं. ठीक, अब प्योर सब्सटेंस फिर 2 टाइप के हो गए, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड. ठीक है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड. एलिमेंट में जैसे हो गया कार्बन, मर्करी,
CH ऑक्सीजन O नाइट्रोजन N। और कंपाउंड में फिर हो गए, कंपाउंड में बहुत सारा भी देख लिया हमने, ऊपर में सोडियम क्लोराइड मतलब नमक हो गया, ठीक है, और भी दुनिया तरह के कंपाउंड है, मीथेन वगैरह, ये सारा कंपाउंड घर में जो आप यूज़ कर रहे हो गैस, वो भी कंपाउंड का एग्जांपल है। अब कंपाउंड फिर दो टाइप के इन्होंने बताया, एक है इनऑर्गेनिक, एक है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वैसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन का कुछ ना कुछ सोर्स हो, मतलब जो कार्बन पे बेस्ड हो, ठीक है, जिनमें कार्बन होता हो, ठीक है, ऑर्गेनिक। एक तो ये हो गया, या एक ऑर्गेनिक आप ये कहिए कि जो नेचुरल सोर्स से मिले, या ये कहिए कि जो एनिमल सोर्स से मिले, वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, इसमें आपको कार्बन नहीं मिलेगा, वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आगे जाकर के क्लास 10th में आपको पूरा एक चैप्टर ही शायद आता है ऑर्गेनिक पर बेस्ड। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया दिया गया है, इसलिए आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ नहीं बताई, क्योंकि आगे पढ़ना होता है, ठीक। फिर एलिमेंट में आप देखिए, नेचुरल एलिमेंट बताया गया है, आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो नेचुरल एलिमेंट हमने देखा था कि जो 1992 एलिमेंट नेचुरल थे और ओवर 100 एलिमेंट बाकी मैन मेड थे। तो वही यहाँ बताया कि नेचुरल में जैसे नाइट्रोजन है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, ये सब नेचुरल एलिमेंट है। जो आर्टिफिशियल जिसको हमने बनाया है, मैन मेड जिसको कहते हैं, टेक्नेटियम है, प्लूटोनियम है, ये सारे जो है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। इसी तरह एलिमेंट को फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल, ठीक। मेटल का एग्जांपल है एल्यूमिनियम, गोल्ड, निकल, क्रोमियम। नॉन मेटल का एग्जांपल है सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन। मेटलॉइड जिनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है, मतलब वो ना पूरी तरह से मेटल है ना पूरी तरह से नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये सब मेटलॉइड के एग्जांपल हैं, ठीक। अब ये है एक, ये बेहतर है इसको देखना है, फिर इसके बाद ये देखेंगे, ये ज़रूरी है, ये दोनों यहाँ से आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, कि जो एक मिक्सचर है और एक कंपाउंड है, उसके बीच में फ़र्क क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट डिफरेंशिएट मिक्सचर्स फ्रॉम कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहला है मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखिए मिक्सचर में क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड जस्ट मिक्स, सीधे मिलते हैं, विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड। यहाँ पर नया कंपाउंड नहीं बनता है, जस्ट मिलते हैं, बस ऐसे मिल गए, ठीक। जैसे कि आपके टेबल में पेंसिल था, हाइलाइटर था, पेन था, एक्सेट्रा, उन सबको आपने मिला दिया, तो ये मिक्सचर का एग्जांपल हो गया, ठीक। क्योंकि आपने जैसे मिला दिया, वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई केमिकल कंपाउंडिंग नहीं हुई, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई, ये मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक। वहीं कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट्स रिएक्ट, हम देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्ट लिखा हुआ, रिएक्ट करते हैं वो, ऐसा नहीं जस्ट मिक्स करते हैं, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। रिएक्ट करते हैं एलिमेंट, तब नया कंपाउंड बनता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, जो कि सॉल्ट है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा, जो कि पानी है, ठीक। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक, कि फिजिकल चेंज हो रहा है तब मिक्सचर हो रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए, एक केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ यानी कि उससे केमिकल नेचर में चेंज हुआ, तो केमिकल चेंज ऑटोमेटिकली होगी, ईजी, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलकर वो बना है, जैसे कि आपने जैसे खीर बनाया तो उसमें चावल डाला, दूध डाला, ड्राई फ्रूट्स डाला, ठीक है, जिन्हें करंट बोलते हैं, और दूसरी चीज़ें डाली, तो ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएगा खीर का। तो उसी तरह जो आपने मिक्सचर बनाया, जैसे कि शरबत आपने बनाया तो उसमें चीनी डाला, पानी डाला, नींबू डाला, नमक डाला, तो वो सारे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या कॉम्पोजिशन जो भी हो, सब सेम चीज़ है। तो कह रहा है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है मिक्सचर के, जिनसे मिलकर वो बना है, वो हम सेपरेट कर सकते हैं आसानी से फिजिकल मेथड से, सच एज फिल्ट्रेशन। जैसे पानी में बालू मिल गया तो आप छान करके निकाल लो, फिल्ट्रेशन। ये मिक्सचर था पानी या बालू का, आपने फिल्ट्रेशन से निकाल लिया। इवेपोरेशन, भाप बना करके उड़ा करके। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हमने देखा था। सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट्स, मैग्नेट्स एक्सेट्रा। कह रहा है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनको फिजिकल मेथड से आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड के, कैन नॉट बी सेपरेटेड, अलग नहीं किए जा सकते हैं बाय फिजिकल मेथड से, बट लेकिन कैन बी सेपरेटेड, सेपरेट किए जा सकते हैं ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। कि जो कंपाउंड है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से आप इनको अलग कर सकते हो, ठीक। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ए मिक्सचर शोज, ए मिक्सचर दिखाता है प्रॉपर्टी, क्वालिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनसे मिलकर के बना है, ठीक। यानी कि जिस चीज़ से मिलकर के वो बना है ना, उसकी प्रॉपर्टी मिक्सचर में आपको दिखेगी। जैसे अभी नींबू खट्टा है, चीनी मीठा है और पानी फीका है,
तो ये अलग अलग चीज़ है, इनकी प्रॉपर्टी है। जब आप उनको मिला करके शरबत बना दोगे तो ये खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा। क्यों? क्योंकि इसको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करनी होती है, क्योंकि ये मिक्सचर है, ठीक। और इसका ठीक उल्टा होता है कंपाउंड में। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कि जो कंपाउंड होते हैं इनकी प्रॉपर्टी मिक्सचर के, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनसे साफ अलग होती है। जैसे मिक्सचर में हमने देखा कि शरबत है तो मीठा होगा ही, क्योंकि उसमें मीठा छिपा है। कंपाउंड में ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड की प्रॉपर्टी, वो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये बना है उनसे साफ अलग होती है, ठीक। ज़रूरी नहीं कि वैसा ही, ठीक। आगे, द कॉम्पोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज़ वेरिएबल। कॉम्पोजिशन मतलब जिससे जिनका कितना चीज़ है, क्या क्या है, ठीक, वो वेरिएबल होता है, यानी कि बदलते रहता है। ऐसा नहीं कि आप शरबत में एक ही चम्मच डालोगे, 2 चम्मच डालोगे फिर भी शरबत बन ही जाएगा, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिक्सचर का वो कैन बी प्रेजेंट हो सकते हैं इन एनी प्रोपोर्शन। जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसीलिए बोला कि कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। वहीं कंपाउंड में क्या लिखा हुआ है? द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि जो उसका कॉम्पोजिशन होता है कंपाउंड का वो हमेशा फिक्स होता है कि इतना अगर मिल करके कोई चीज़ बनाएगा तो इतना ही बनेगा, इससे कम है तो नहीं बनेगा, या इससे ज़्यादा है तो नहीं बनेगा, हमेशा फिक्स होता है ना। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ही होते हैं, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, कि ये मास के हिसाब से हमेशा हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे अगर 2 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन मिल करके वाटर बन रहा है तो हमेशा इतना ही चाहिए तभी जा करके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। फिक्स होते हैं इनके प्रोपोर्शन, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होते हैं, ठीक। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। मिक्सचर में ऐसा कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता नहीं है, ठीक है, कि इतना ही टेम्परेचर पर वो बॉयल होगा, इतना ही टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो कम ऊपर नीचे होता है। लेकिन कंपाउंड में उसका ठीक उल्टा है। अ कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी है वो कंपाउंड का एग्जांपल है, वाटर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। लेकिन शरबत आपने घर में बनाया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, चीनी आपने ज़्यादा डाल दिया तो और बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी बात है कि जी मिक्सचर, अब चूँकि उसमें केमिकली वो बॉन्डेड है नहीं, केमिकली कंबाइंड है नहीं, तो उसके बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन कंपाउंड में चूँकि सारी चीज़ें फिक्स है, केमिकली वो बॉन्डेड है, तो वहाँ पर एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स्ड दूसरी चीज़ें होती है, ठीक। ए मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है आप जानते हैं। अ कंपाउंड इज होमोजीनियस सब्सटेंस, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होता है, ठीक। आगे है, एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर। इवॉल्व का मतलब होता है निकलना, इवॉल्व मतलब निकलना, रिलीज होना, ठीक। तो कह रहा है कि एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, यानी कि लाइट के या हीट के फॉर्म में मिक्सचर बनाने में एनर्जी न तो नीदर एब्जॉर्ब, न तो लगता है, एब्जॉर्ब मतलब खींचना अंदर, अवशोषित करना, अपने अंदर खींचना, सोखना, नहीं तो उसके अंदर लगता है एनर्जी, नहीं निकलता है फॉर्मेशन होने के, मतलब मिक्सचर के फॉर्मेशन में, फॉर्म से आया, फॉर्म मतलब बनना, फॉर्मेशन मतलब बनने का प्रोसेस। तो मिक्सचर बनने के प्रोसेस में ना तो एनर्जी लगती है और ना ही निकलती है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड में क्या होता है, या तो एब्जॉर्ब होता है या इवॉल्व होता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, ठीक। इसका बहुत आसान एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपके घर में जो ये है मतलब डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ जिसको आप कहते हैं, सर्फ एक्सेल, उसको आप एक मुट्ठी में ले लो हाथ में, पानी में डुबो, देखो आपका हाथ थोड़ा गर्म फील करेगा। क्यों? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक। और इसी वजह से क्या हो रहा है, वो हीट दे रहा है। या फिर अगर आपके घर में कभी पेंट का काम हुआ है, जो चूना वहाँ पर आता है सफ़ेद वाला, अगर उसमें पानी रख दिया जाए, ठीक है, तो वो पानी से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है, कंपाउंड बनाता है एक्चुअली। तो वहाँ पे आप जब बीकर को टच करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि वो गर्म, बीकर नहीं मतलब जिस बर्तन में आपने उसको रखा है गर्म है, धुआं भी ऐसे निकलने लगता है और ऐसे ऐसे बुलबुले आने लगते हैं गर्मी की वजह से। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कि कंपाउंड में जो है एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रहा होता है कंपाउंड बनने के टाइम, या फिर एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा होता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। उसमें कुछ एक जो है यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, यानी कि कैसे वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये सब आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इस कॉलम में हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसको हम सीधे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन या सीधे सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे और सस्पेंशन की बात करेंगे, उनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक। सबसे पहला है कि पार्टिकल साइज के डायमीटर, ठीक। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ठीक, उनके पार्टिकल साइज जो है 1 नैनोमीटर के होते हैं,
ठीक है, 1 नैनोमीटर के होते हैं, यानी कि 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है, तो उसी को सेंटीमीटर में यहाँ पर जो है ये किया हुआ है, यानी कि इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर या उससे छोटे होते हैं। ठीक, कोलाइडल सोल्यूशन में क्या है कि 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। ठीक, या 10⁻⁻7 10⁻⁹ के बीच में होते हैं, यानी कि आप या तो इसको याद रखिए या इसको याद रखिए। ठीक है, तो इसके 1 नैनोमीटर या उससे छोटे होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन के 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। ठीक है, और सस्पेंशन के 10⁻⁻7 मीटर से बड़े होते हैं या 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। ठीक, ये पार्टिकल साइज के डायमीटर क्या होगा आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक, अपीयरेंस मतलब दिखता कैसा है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक, जैसे आप शरबत बनाओगे ना तो ऐसे साफ साफ दिखेगा, अगर उसके नीचे में सिक्का डाल दो तो दिखेगा कि अंदर में सिक्का गिरा हुआ है, अनलेस पानी गंदा हो। ठीक है, तो उसका अपीयरेंस जो है ट्रू सोल्यूशन का वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, दिखने वाला होता है। कोलाइडल सोल्यूशन ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसलूसेंट मतलब क्या कि थोड़ा थोड़ा दिखेगा, धुंधला थोड़ा दिखेगा। ठीक, जबकि सस्पेंशन का जो है अपीयरेंस वो ओपेक होता है, नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, धुंधला रहेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के काफ़ी बड़े होते हैं, दिखेगा ही नहीं साफ। ठीक, नेचर देखिए, ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस होता है, कोलाइडल सोल्यूशन हीटरोजीनियस होता है। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन दिखता मतलब आपको लगता है कि वो होमोजीनियस है, लेकिन ये एक्चुअली में हीटरोजीनियस होता है। सस्पेंशन तो हीटरोजीनियस होगा ही, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़े हैं। फिल्टरेबिलिटी, यानी कि जब इसको हम फिल्टर करेंगे, छानेंगे, तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा ये। ठीक है, पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन्स हैविंग पोर्स स्मॉलर देन फिल्टर पेपर। अब क्या है कि देखिए, जब आप ट्रू सोल्यूशन को छानेंगे फिल्टर पेपर से तो इसके सब्सटेंस उससे होकर के पास हो जाएंगे, नहीं निकलेंगे। जैसे कि अगर आप शरबत, ठीक है, चीनी घोला हुआ पानी में आप उससे फिल्टर पेपर छानो तो क्या लगता है कि चीनी के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर आ जाएंगे? नहीं, वो उसी से पास कर जाएगा। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन में क्या है, पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट डज नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है आपको बायोलॉजी में अच्छे से ढंग से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसको समझाने के लिए पूरा अलग ही समझाना पड़ेगा, इसीलिए आई एम काइंड ऑफ लिविंग इट नाउ। तो ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स इससे भी पास कर जाते हैं। ठीक, सस्पेंशन में क्या है, नीदर पास थ्रू फिल्टर पेपर नॉट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, के सस्पेंशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से नहीं पास करते हैं। वो जो बच्चे वाली दवा होती है ना सस्पेंशन, उसको आप फिल्टर पेपर रखोगे तो नीचे पानी लिक्विड निकल जाएगा और ऊपर में जो सस्पेंशन का पाउडर है वो फिल्टर पेपर पर ही रह जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं रिलेटिवली। इन दोनों कंपेरिजन में, ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन के कंपेरिजन में इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं और इसीलिए ये पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, सेटल मतलब था बैठ जाना नीचे। तो ट्रू सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है, सस्पेंशन, क्या इसको अगर छोड़ दिया जाए अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, विल इट सेटल डाउन, क्या ये बैठ जाएगा? तो क्या है कि पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं बैठते हैं। ठीक है, ट्रू सोल्यूशंस आर स्टेबल, यानी कि ये नहीं बैठते हैं तो स्टेबल है। ठीक, कोलाइडल पार्टिकल्स ऑल्सो डू नॉट सेटल ऑन कीपिंग, यानी कि ये भी सेटल नहीं होते हैं, यानी कि ये भी स्टेबल है। इनको भी अगर आप छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब ऐसे थोड़ी देर के लिए तो ये भी सेटल नहीं करेंगे, इनके पार्टिकल्स बैठेंगे नहीं। ठीक, ये भी स्टेबल होता है। हाउएवर, हालांकि फिर भी दे कैन बी मेड टू सेटल बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। कह रहा है कि एक तो ऐसे नॉर्मली सेटल नहीं होते, लेकिन अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करोगे, ठीक, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ करोगे, जो कि हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर टॉपिक में, तो उससे इसके पार्टिकल्स को सेटल डाउन करवाया जा सकता है। सस्पेंशन में तो बैठ ही जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, दैट इज सस्पेंशन आर अनस्टेबल। तो इसके पार्टिकल्स नहीं बैठते हैं, इसके पार्टिकल्स नहीं बैठते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से बैठाया जा सकता है। ठीक, इसके पार्टिकल्स बैठ जाते हैं नीचे, यानी कि ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। क्लियर है? आगे विजिबिलिटी, ठीक, यानी कि क्या आप देख सकते हैं उसके पार्टिकल्स को? नहीं। सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, उसको आप देख नहीं सकते हो। जैसे अगर आपने ऐसे चीनी को पानी में घोल दिया, वैसे देख रहे हो तो दिखेगा नहीं कि यहाँ पे चीनी नहीं दिखेगा। इवन क्या है कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखेगा। ठीक, इस तरह से वो घुल जाते हैं, इतने अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। पार्टिकल्स देमसेल्व्स आर जनरली इनविजिबल बट देयर प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड अंडर ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्या है कि देखिए, जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल आपको नहीं दिखेगा, ठीक, लेकिन जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर उसके आप डिटेक्ट कर सकते हो।
सस्पेंशन में पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आइज। वो बच्चे वाली दवा है, आप उसको ऐसे नंगी आंखों से बिना किसी माइक्रोस्कोप के भी ईजिली देख सकते हो कि हाँ ये पार्टिकल्स, ठीक है। टिंडल इफेक्ट को कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, कौन सा नहीं करता है। डज नॉट स्कैटर लाइट एंड हेंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ट्रू सोल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। आप टॉर्च मारते रहो, चीनी को पानी में घोल करके पता ही नहीं चलेगा कहाँ से टॉर्च जा रहा है, मतलब उसका लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होगा, मतलब ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। शोज टिंडल इफेक्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। यहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। टिंडल इफेक्ट्स में भी ऑब्जर्व, सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो ऑब्जर्व किया जा सकता है। देखिए यूजुअली टिंडल इफेक्ट को हम कोलाइडल सोल्यूशन से जो है डिफाइन करते हैं, लेकिन सस्पेंशन में भी जो है टिंडल इफेक्ट देखा जाता है। तो ये सारी बात हो गई। यहाँ पर हमने मेजर चीज़ों को भी कवर कर लिया, जो डिफरेंस थे उनको भी देख लिया, और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आप इनको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करें, ठीक है, बार बार रिवीजन करें और इसके क्वेश्चंस करें। यानी यहाँ जो एक्सरसाइज में आपके दिया हुआ है ना, इसके क्वेश्चंस करें। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है दूसरा वाला, उसमें एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। एनसीईआरटी में रिलेटिवली क्वेश्चन जो है कम होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब वो आपके दिमाग को ऐसे मजबूर कर देंगे सारा टॉपिक को सोचने के लिए। डिफिकल्ट टाइप के होते हैं थोड़े से। अच्छा, इसके बीच बीच में भी जो है क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, आप उनको भी करें, ठीक है। जैसे ये सब आप देख रहे हैं, ये सब बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को करें, एक लाइन से करें। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार लेक्चर को देखें, ठीक, 2 बार 3 बार देखें। अब चूँकि ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, इस लेवल का आपने क्लास 8 तक नहीं पढ़ा होगा। क्लास 8 में क्या होता है कि मैक्सिमम चीज़ें ऐसे फैक्चुअल होती है कि आपको डेटा को याद रखना पड़ता है कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये सारा ही है। लेकिन 9 10 जब जैसे जैसे आप हायर जाओगे तो वहाँ पर चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती जाती है, मतलब बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आने लगती है। आपको दिमाग अप्लाई करना होता है, ठीक है, एनालाइज करना होता है कि इससे ये होगा, और इसी वजह से ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। बट यू डोंट हैव टू गेट स्केयर आउट ऑफ इट, यू सिंपली हैव टू रिवाइज, watch the lecture again and again until you understand the concepts. And I do know that it's going to take a long time, like it's going to take you 2 or 3 times to watch the chapter again and again and again, and only then you will be able to understand each and every concept easily. So obviously you are a student and you're supposed to do these things. So revise the chapters again and again, do as many questions as you can. At the end of the day you will get the concept, and also if possible make your own notes. I'll be providing you with PDF once the chapters are finished, or maybe I'll try attaching the link to the PDF in the description box once I have enough time. So these are the things that I suppose you to be doing, and yeah, just study. If you got any doubt regarding the chapter, you can simply ask in the comment box. And yes, I have to mention that you must subscribe to our channel. We provide you with contents that are helpful and going to be beneficial for your preparation, and also share the videos with your friends, with classmates, and whoever you may share with. So that's it for today. I hope you enjoyed the lesson, and if you got any doubt you can simply ask them in the comment section. So that's it for today, and take care. Goodbye. See you in the next video.